तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो क्लास है वो आपकी फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है, ठीक है। यानी इस क्लास में हम थियरी कम पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझेंगे, समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। और अगर आपने फर्स्ट वाली क्लास और सेकंड वाली क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसको जाकर ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए उसको, ठीक है। और आपको नोट्स ज़रूर बनाना है। और नोट्स बनाने के लिए अभी तो कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, ठीक है। चूँकि वीडियोस हमारी ज़्यादा लंबी बन रही हैं थियोरी के चक्कर में, इसलिए मैं अब सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा। और कॉन्सेप्ट के बाद आपका काम क्या है, आप अपने बुक को रेफ़र करिए और बुक को एक बार फिर से रीड करिएगा और क्या समझे आप मेरे समझाने के बाद और उसको रीड करने के बाद उसको अपने शब्दों में लिखिएगा और तभी नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं अकाउंटिंग में, आपकी कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है। तो फर्स्ट जो अकाउंटिंग है वो आपकी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये क्या होती है ये एकदम सीधे से समझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इसके नाम से ही हम लोग समझ पा रहे हैं कि फाइनेंशियल यानी पैसे की अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल यानी पैसे की अकाउंटिंग। अब पैसे की अकाउंटिंग क्या है कि जो भी हम लोग सेल किए, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो मूवी का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अब अक्षय कुमार की कोई मूवी है, अब उस मूवी का कितना टिकट बिका फाइनेंशियल टर्म में। 100 रुपये की एक टिकट थी, ठीक है। 100 रुपये की एक टिकट आराम से बिकी, 1000 टिकटें बिकी। अब 1000 टिकटों की कितने की डिस्ट्रीब्यूटर को बिकी, कितने की रिटेलर को बिकी, कितना पीवीआर को मिला, ठीक है। उस हिसाब से उसकी अकाउंटिंग हुई। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, सेकंड है जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि मूवी जो बन रही है, अब मूवी बनाने में कितने सारे स्टाफ लगते हैं, एक वीडियो शूट करने के लिए कितने सारे स्टाफ लगते हैं, ठीक है। अब उन स्टाफ्स को मैनेज करना और सही से, सपोज करो कि उस आदमी को मैंने कहा कि ये वाली जो डांस वाली मूव है या फिर ये वाला जो गाना है ये 2 दिन के अंदर शूट हो जाना चाहिए। अब 2 दिन के अंदर ये वाला गाना शूट हो जाना चाहिए। तो गाना शूट करने के लिए क्या क्या लगेगा, गाना शूट करने के लिए उन सबको लगेगा, ये पहले बैकग्राउंड ठीक करेगा, सब कास्टिंग करेगा लोग, कौन बढ़िया डांस करता है, पीछे कौन नाचेगा, कौन कौन से जो लड़कियां हैं लड़के हैं वो बैकग्राउंड डांसर होंगे, उन सभी को मैनेज करना, सही से मूव कोई कर रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगी। अब किसका मैनेजमेंट अच्छा है, किसका नहीं है, किसने ज़्यादा मैनेजमेंट पे खर्च कर दिया और किसके मैनेजमेंट के कारण ज़्यादा घाटा हो गया, उसके मैनेजमेंट न करने के कारण वो 3 बार 4 बार रीटेक करना पड़ा, उसका बैकग्राउंड डांसर ख़राब था, ठीक है। गलत आदमी को कास्ट कर लिया हीरोइन में या फिर हीरो में, वो बार बार रीटेक करवा रहा है। एक दिन का काम 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए हो रहा है। तो इसमें उसको पर डे, कुछ लोग पर डे पे हैं, कुछ लोगों को ऐसे पेमेंट किया गया है 1 टाइम, तो ऐसे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कौन ज़्यादा लॉस करा रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, ये सभी चीज़ों का जो पता करने वाला जो अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिंपल वर्ड्स में। अब तीसरी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग समझ रहे थे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इसके नाम से ही साफ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स
अब मूवी का एग्जांपल लेके चलें तो सारी चीज़ें मूवी से ही समझेंगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स पहले तो उसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया उसके काम का अकाउंटिंग, उससे काम सही से करवाना ताकि बार बार पैसे न लगाना पड़े, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ कि उसको कितने पैसे दिए गए और पैसे देने के बाद मेरा कॉस्ट कितना आया, कितना लगा, सही कॉस्ट लगा कि गलत कॉस्ट लगा, उसका मार्केट प्राइस, मान लो वो वाला एक्टर था या फिर वो वाली हीरोइन थी, उसको मिलना चाहिए अभी मार्केट का रेट चल रहा है या फिर अभी करेंटली उसके हिसाब से उसका जो क्राफ्ट है उसके हिसाब से उसका रेट चल रहा है, सब सपोज करो 1 लाख रुपया, ठीक है, और उसको देना पड़ा 1.5 लाख रुपया, तो मेरा 50,000 का कॉस्ट पड़ गया ज़्यादा, ठीक है, 50,000 का कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि सही कॉस्ट लग रहा है कि नहीं, या फिर जो मेरा कॉस्ट लगा वो सही था कि नहीं था, इसका अकाउंटिंग पूरा करेंगे और अकाउंटिंग करने के बाद अपने प्रोडक्ट पे डालकर देखेंगे कि ये सही लगा कि नहीं लगा, या फिर इसमें कहाँ हम बचा सकते थे, कहाँ गलत लगा है, कहाँ ज़्यादा कॉस्ट लग गया और कहाँ से हम बचा सकते थे, ठीक है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, पूरे पैसे की अकाउंटिंग, ठीक है, पूरे पैसे की, यानी कॉस्ट से लेकर प्रॉफिट से लेकर सेल से लेकर हर एक चीज़ की अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर एक चीज़ आएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी उसके काम की अकाउंटिंग, यानी वर्कर है, एम्प्लॉई है, वो काम कितना कर रहा है और उस काम का इफेक्ट कितना पड़ रहा है, उसके कारण मेरे को ज़्यादा तो नहीं देना पड़ रहा है उसको, तो ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया कि मेरा कॉस्ट कितना लगा, उसको दिए कितना और सही दिए कि नहीं दिए, उसके हिसाब से देना चाहिए जितना वो उतना दिए कि उससे ज़्यादा दे दिए कि कम दे दिए, मेरे प्रोडक्ट पे बेनिफिट हुआ कि मेरे प्रोडक्ट पे नुकसान हुआ उस कॉस्ट के कारण, ये सभी चीज़ें निकालनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो फिलहाल आपको 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, चूँकि यही आपकी बेस है। जब ये बेस बन जाएगी तो उसके बाद से जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अलग पढ़नी है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अलग पढ़नी है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं है, और सभी चीज़ें हैं, तो और वास्ट तरीके से और डीपली उसको पढ़ना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल एकदम कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ते चलना है, ठीक है। वीडियोस रेगुलर देखनी है, रेगुलर क्लास देखनी है, क्लास नहीं छोड़नी है, बस कहीं हैं, चल रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं भी है, क्लास एकदम देखनी है, ठीक है, एकदम मज़ेदार तरीके से। अब थियरीज़ कम होंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल एकदम समझने वाली काम वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आते हैं, अब चूँकि ये तीनों टॉपिक तो हम लोग समझ गए, अब आते हैं कि अगला आपका क्या है, आगे आपको क्या समझना है। ठीक है, इसको आप घर पे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं थ्योरी ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी कुछ बच्चों का मेरे पास ऐसे मैसेज आया कि सर थोड़ा बोरिंग क्लास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थियरीज थोड़ा ज़्यादा हो रही हैं। चलो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटी है। अब आ जाते हैं फुल स्क्रीन पे। पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, और क्या उससे नुकसान हो रहा है, ये सभी उसकी क्वालिटी क्या है। तो पहली जो क्वालिटी है उसकी वो है रिलायबिलिटी। उसकी है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी यानी क्या होता है, तो रिलायबिलिटी मतलब, अब मैंने बोला कि बाबू वहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त है वो पिट रहा है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त है वो पिट रहा है। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, अरे मेरे दोस्त को मार रहे हैं लोग, चलो बेल्ट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, चलो मार करते हैं, ठीक है। मेरे दोस्त को कैसे कोई छू दिया,
लेकिन क्या तुमको मेरे पे भरोसा करना चाहिए? अगर मैं हमेशा सच बोलता हूँ या फिर तुम्हारा सही दोस्त हूँ तो ही तुम मुझ पे भरोसा करोगे, ऐसे तो कोई भरोसा करोगे नहीं मेरे बात पे। अब तुमको ये देखना है कि क्या मैं सही हूँ, तो मेरी जो कुछ गुण होंगे, मेरे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर से अलग अच्छी वाइब्स आती हैं, ठीक है। अब तुमको मेरे पे भरोसा होगा और तभी तुम मेरे बात पे भरोसा करके अपना भी जान जोखिम में डालोगे अपने दोस्त को बचाने के लिए, ठीक है। वैसे ही अकाउंटिंग की जो है एक गुण होती है, एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ऐसे ऐसे बनेगा और सही सही इन्फॉर्मेशन होगा। अब मेरी जो बातें हैं, सपोज़ मेरे बात की है, तो मैं अगर तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी आंखें कुछ और बोलेंगी, मेरे ज़ुबान कुछ और बोलेंगे, मैं कहीं और देखूँगा, कुछ और सोचूंगा, सोच सोच कर कहानियाँ बनाकर बोलूँगा, तो यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ। हर एक आदमी की अलग अलग झूठ बोलने की निशानियाँ होती हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, तुम पकड़ भी लोगे। तुम किसी से बात करोगे वो और झूठ बोल रहा है तो तुम पकड़ भी लोगे। तो उसी हिसाब से अकाउंटिंग की भी कुछ ऐसी रूल्स हैं, तो उन रूल्स पे अगर कोई चीज़ खरा न उतरे तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतनी मतलब सही होती है कि उस पे इतनी ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। जितनी ज़रूरी है वो उस पे भरोसा भी किया जा सके। तो रिलायबिलिटी यानी अकाउंटिंग की पहली जो क्वालिटी है उसको उस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। उस पे भरोसा किया जा सकता है तो ही वो अकाउंटिंग है और वो सही अकाउंटिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है रिलायबिलिटी यानी भरोसा उस पे हो जाए, ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट ऑन एआई यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब दूसरी जो आपकी क्वालिटी है वो क्या है? देखो यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये शॉर्ट में भी लिखा है, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके रेलेवेंस पे। रेलेवेंस मतलब क्या होता है? तो रेलेवेंस का अर्थ हुआ कि रिलेटिव हो, यानी उससे जुड़ा हुआ हो, उसके काम की चीज़ हो। अब मैं तुमको आकर बोलूं कि यार सपोज़ करो कि कोई दोस्त है, उसके पापा को कोई कुछ कर रहा है, या फिर उसके साथ तुम उसको जानते भी नहीं हो और उसके बारे में मैं तुमको कुछ भी बोलूं, तो वो तुम्हारे लिए कोई रेलेवेंस है? वो तुम्हारे लिए है? उसको जो जान रहा होगा उसके लिए ना वो ज़रूरी है, तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी है? अब तुम कर रहे हो, सपोज करो तुम कर रहे हो कॉमर्स, ठीक है, और मैं बोलूँ तुमको नीट का कैरेक्टरिस्टिक देने लगो कि ऐसे ऐसे करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, ये तुम्हारे लिए कोई रेलेवेंस है? कोई भी रिलेट कर रहा है? नहीं। तो ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आपके काम की है कि नहीं, ठीक है, वो आपके काम की है या नहीं, सिर्फ यही है रिलायबिलिटी पहली, कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और दूसरी रिलेटेबल यानी वो आपके काम की चीज़ है या नहीं। अब तीसरी जो चीज़ है वो है अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि अगर मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी में लिखूं, हिंदी में जो अकाउंटिंग कर रहा हूं, जो बही खाते बना रहा हूं, वो मैं हिंदी में करूं, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं भोजपुरी में करूं, हाँ, भोजपुरी में करूं,
भोजपुरी कोई समझेगा? सिर्फ यहाँ के लोग समझेंगे। अब सपोज़ करो मैं भोजपुरी में करूँ और जो यूज़र्स हैं, यानी मुझे लोन लेना है, तो मैं मराठी बैंक से लोन लूँ, महाराष्ट्र से लोन उठाऊँ। मैं सपोज़ करो कि महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ और मुझे भोजपुरी आती है, मराठी नहीं आती, मुंबई में काम कर रहा हूँ और मुंबई में मुझे लोन लेना है, तो मैं कैसे करूँगा? वो जो रिपोर्ट्स मांगेंगे कि चलिए आपके बिज़नेस को 5 साल 10 साल हुए, तो 5 साल 10 साल की रिपोर्ट दीजिए कि आपके बिज़नेस का क्या पोजीशन है, क्या अकाउंटिंग पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपका। तो मैं क्या दूंगा? भोजपुरी में लिखा हुआ दूंगा? नहीं, भोजपुरी में लिखा हुआ नहीं दूंगा। तो मुझे क्या करना होगा, वो जो समझ रहे होंगे, यानी इंग्लिश अगर समझ रहे होंगे, तो मुझे इंग्लिश में वो सभी चीज़ें और एक प्रॉपर मैनर में देनी होगी। ठीक है, तो प्रॉपर मैनर के लिए वही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसीलिए बनाए गए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम तरीके से रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, सेम तरीके से जब रिकॉर्ड की जाएगी तो सभी लोग एक ही तरह की चीज़, एक ही तरीका पढ़ेंगे। सबका अलग अलग तरीका, अलग अलग भाषा नहीं होगा, तरीका एक होगा, भाषा एक होगा। इन्फॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है लेकिन भाषा एक होगा, लिखने का तरीका एक होगा, प्रेजेंटेशन का तरीका एक होगा। तो इस कारण से समझ में मुझे भी आएगी, बैंक वाले को भी आएगी, और अगर कोई अकाउंटेंट है, सीए है, मुझे टैक्स का कुछ फाइलिंग कराना है, तो उसे भी समझ में आएगी। ठीक है, अब सपोज़ करो टैक्स वाला मेरा साउथ से निकल जाए, कन्नड़ बोले, तमिलनाडु से निकल जाए, हैदराबाद से निकल जाए, वो सभी तेलुगु बोलें और हम लिखें भोजपुरी में और टैक्स फाइलिंग कराएं तेलुगु वाले से, या फिर लोन लें उधर बंगाली से। कोई समझ में आएगा? किसी को समझ में आएगा? तो इस कारण से अंडरस्टैंडेबिलिटी ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी भी देती है, अकाउंटिंग की, प्रॉपर अकाउंटिंग की। ये भी एक क्वालिटी है कि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी भी देती है, यानी सब कोई समझ सकता है। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, दोबारा आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े रट्टा मारने के लिए या फिर याद करने के लिए। समझा तो मैं दे ही रहा हूँ। पहली जो है रिलायबिलिटी, यानी भरोसा करना। दूसरी है रिलेटेबिलिटी, यानी वो आपके काम की चीज़ हो। तीसरी है ये अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी समझ में भी आए। ठीक है, समझने लायक हो। अब आते हैं आपकी रिलेवेंस थी। अब आते हैं आपकी ये कंपेरेबिलिटी। ठीक है, अब कंपेरेबिलिटी यानी क्या होती है? कंपेरेबिलिटी यानी अब एक डेटा है, इसको किसी और डेटा से भी कंपेयर किया जा सके। अब सपोज़ करो मैं चाय का धंधा कर रहा हूँ। ठीक है, चाहिए, ठीक है, चाय का धंधा कर रहा हूँ। अब चाय के धंधे में, ठीक है, मेरा जो भी अकाउंटिंग हो, मैं 1 लाख का सपोज़ करो MBA चाय वाला हूँ। ठीक है, MBA चाय वाला का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब उसका 5-6 आउटलेट है। ठीक है, फ्रेंचाइजी बांट के रखा हुआ है। ठीक है, फ्रेंचाइजी बांट के रखा हुआ है, अलग अलग लोग उसका फ्रेंचाइजी लेकर अलग अलग शहर में अपना अपना धंधा कर रहे हैं। अब उसका एक ठो है मेन अकाउंटिंग कर रहा होगा, जो अपना मेन ब्रांच होगा, और दूसरा अपना फ्रेंचाइजी अकाउंटिंग हो रहा होगा। अब फ्रेंचाइजी अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग का भाषा सेम ना हो या फिर अकाउंटिंग सही से ना हो, तो क्या वो अपने मेन ब्रांच से और उस फ्रेंचाइजी का दोनों कंपेयर कर पाएगा कि हाँ मेरे यहाँ इतना सेल है, वहाँ इतना सेल है, वहाँ मेरे यहाँ 10 लाख लोग हैं और मेरे दुकान पे करीब 1000 आ रहे हैं, और उसके यहाँ भी 10 लाख लोग हैं लेकिन उसके यहाँ सिर्फ 100 ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? चाय वही क्वालिटी का मैं दे रहा हूँ, मेरा ही आउटलेट है, नाम भी वही है। ठीक है, क्यों वहाँ पे कम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं? इस फ्रेंचाइजी में कम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग के थ्रू कंपेयर कर लेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग की ये चौथी क्वालिटी है कि कंपेरेबिलिटी, यानी आपको कंपैरिजन भी करने में मदद करेगा।
ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? तो as an information system, the basic objective of accounting is to provide useful information to the interested group of users, both external and internal. ठीक है, is provided in the form of financial statement, which profit and loss account and balance sheet. Besides this, the management is provided with the additional information from time to time. ठीक है, अकाउंटिंग की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है? अकाउंटिंग की मेन ऑब्जेक्टिव क्या होती है? तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होती है कि इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शन के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। किसको? तो इंटरनल यूजर, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजर, ये सभी अपर स्टाफ। एक्सटर्नल यूजर यानी बैंक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट जो कि टैक्स अथॉरिटी है वो सभी, फिर कंपनी अथॉरिटी जिस एक्ट के थ्रू वो कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये सभी एक्सटर्नल यूजर हुए। तो इन सभी को यूजफुल इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन, रिलेवेंस वाला इंफॉर्मेशन जो उनके काम की चीज़ है, दोनों की काम की चीज़ है, वो इंफॉर्मेशन देना। और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्सटर्नल यूजर अपना डिसीजन बनाएंगे और इंटरनल यूजर अपना डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Accounting is used for maintenance of a systematic record of a financial transaction in books of accounts. Even the most brilliant executive of or manager cannot accurately remember the numerous number. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को, ताकि वो अपना डिसीजन बना सके। दूसरा जो यूज है इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये मेंटेन करना, ये रिकॉर्ड करना। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका प्रॉफिट एंड लॉस, घाटा हुआ कि फायदा हुआ, ये सभी दर्शाना, ये सभी दिखाना। ठीक है, अब देखो ये जो है आपको शॉर्ट में समझाने के लिए ये आपके लिए डायग्राम बनाकर बुक में प्रेजेंट किया गया है कि पहले जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर ये आता है डिसीजन मेकर्स के पास। ठीक है, ये डिसीजन मेकर को हेल्प करता है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी वो समझते हैं इसको। फिर डिसीजन यूजफुलनेस। ठीक है, अब आती है रिलेवेंस, अब आती है रिलायबिलिटी। ठीक है, अब रिलेवेंस और रिलायबिलिटी यानी ट्रस्ट, भरोसा, उस इंफॉर्मेशन पे हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये। ठीक है, और रिलेवेंस यानी उसके काम की चीज़ है कि नहीं, उससे जुड़ी हुई चीज़ है कि नहीं। ठीक है, काम की चीज़। ठीक है, अब रिलेवेंस के लिए टाइम लाइन्स, ठीक है, टाइम लाइन्स, डेडिकेटिव वैल्यू, फिर फीडबैक वैल्यू, ये सभी चीज़ें रिलेवेंस में काम आती हैं। ठीक है, वेरीफाइबिलिटी यानी उसको दोबारा वेरीफाई करना, फेथफुलनेस यानी भरोसे लायक हो, और न्यूट्रलिटी यानी न किसी के पक्ष में हो न कि किसी के विपक्ष में हो। ठीक है,
किसी एक साइड ज़्यादा ना हो या फिर उसको इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, और तब आती है कंपेरेबिलिटी, यानी तब उसको कंपेयर किया जाता है। पहले इन सभी चीज़ों से अकाउंटिंग गुजरेगी और तब वो कंपेयर करने लायक होगी। ठीक है, अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक पे, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट ascertaining the financial position of the business concerned of its asset and liability। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है, मैंने पहले ही बताया समझाते ही टाइम में। अब आती है आपकी ये सभी चीज़ें, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। अब ये सभी चीज़ें तो आप पढ़ी ही हैं, पहले ही पढ़ा दी है मैंने। ये इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन टू दी रिस्क ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सभी अपना डिसीजन ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से अपना डिसीजन बनाएंगे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, सही कंपनी है नहीं है, प्रोडक्ट सही है नहीं है। रोल ऑफ अकाउंटिंग, अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है? फॉर सेंचुरीज द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग विद द चेंजेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटियल डिमांड्स। इट डिस्क्राइब्स एंड एनालाइज अ मास ऑफ डेटा। मैंने बताया ही कि ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन आपको देता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र को। तो क्या डेटा के फॉर्म में देता है, इसको सिर्फ रीड करिएगा, ज़्यादा इसमें घुसिएगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें नहीं, काम की चीज़ें। ठीक है, अब आ जाती है आपकी मेन डेफिनीशंस, जो आपको समझने लायक है। फर्स्ट है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। एंटिटी क्या होता है? ठीक है, तो एक बार पहले इसको रीड कर लेते हैं, चूँकि ये आपके लिए नई चीज़ें हैं। तो एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डेफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिएबल बिजनेस इंटरप्राइज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, ITC लिमिटेड, ETC। ठीक है, एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, अब ये एंटिटी है क्या? एंटिटी मीन्स मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, मेरा नाम है आदित्य, मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ कहीं से कुछ अर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी चीज़ है। ठीक है, अब ये जो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स कंपास इंस्टीट्यूट, ये है। अब मैं हूँ तो ये है। ठीक है, मैं हूँ तो इसका भी एग्जिस्टेंस है, मैं नहीं हूँ तो इसका एग्जिस्टेंस कुछ है नहीं। मैं रहूँगा तो ये गेट खुलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो ये गेट नहीं खुलेगा। यानी कॉमर्स कंपास चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो नहीं चलेगा। अब मैं करूँ यहाँ पे 2 टीचर्स हायर। ठीक है, 2 और टीचर्स मैं हायर कर लूँ, और हायर करने के बाद मैं रहूँ या फिर न रहूँ, कॉमर्स कंपास बन जाए PVT LTD। ठीक है, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इसकी एक अलग पहचान है, मैं रहूं या फिर न रहूं, उसके बावजूद कॉमर्स कंपास चलेगा। अब ये गेट डिसाइड नहीं करेगा कि मैं हूं या ये कॉमर्स कंपास है या नहीं है। मैं रहूं या फिर न रहूं, ये डिसाइड नहीं करेगा कि कॉमर्स कंपास चलेगा नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे 2 टीचर्स हायर कर दिए, अब ये कॉमर्स कंपास एक अलग चीज़ हो गई। अब मैं अलग हूँ और कॉमर्स कंपास अलग है। तो उसी तरह एक एंटिटी, अब कॉमर्स कंपास भी एक इंसान तरह बन गया। ठीक है, अब कॉमर्स कंपास की अलग अकाउंटिंग होगी, कॉमर्स कंपास को एक अलग आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा, तभी एक एंटिटी बनेगा कॉमर्स कंपास। ठीक है, तो ऐसे ही एंटिटी वो हुई जो कोई कंपनीज एक्ट में या फिर पार्टनरशिप एक्ट में किसी तरह की अलग सेपरेट अपनी आइडेंटिफिकेशन रखती है। ठीक है,
तो वो अलग एंटिटी हो गई। तो एंटिटी का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन वो है हर एक तरह के खर्चे या फिर खरीद बिक्री, कुछ भी पैसे का लेन देन किसी भी तरह का हो, किसी भी सोर्स से हो, किसी कारण से हो, पैसे का लेन देन हो रहा है, वो एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो एक ट्रांजैक्शन है। अब आते हैं आपके सबसे बड़े चीज़, सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पे, एसेट्स क्या है। तो एक बार रीड कर लें कि पहले मैं समझा दूं, ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं। एन एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू used by the business in its operation. For example, Super Bazaar owns a fleet of trucks which is used by its for delivery foodstuffs. The trucks thus provide economic benefit to the enterprise. अब इसे हम क्या समझेंगे? थियरी तो आपने पढ़ दी, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो, अब आपकी जो एसेट्स है वो क्या है? एसेट्स वो सभी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा चलने के लिए, रन होने के लिए, उसको काम करने के लिए सहायक होती हैं, उनका साथ देती हैं। अब मेरे केस में क्या है, मेरे केस में मैं आपको बता रहा हूँ तो आप और अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप ये सभी चीज़ें देख रहे हैं। अब मेरे साथ क्या है, तो मेरे पास ये टैब है, ठीक है, ये पेन है, ये माइक है, ये बोर्ड है, ये क्लासरूम है, ये बेंच है, मेरे पास ये एक स्टैंड है, ठीक है, मेरे पास करीब 8-9 ब्रेंच है, ठीक है, फिर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए बल्ब है, प्रोजेक्टर है। ये सभी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं मेरी क्लासेस चलाने के लिए। टैब मुझे हेल्प कर रहा है ऑनलाइन जाने के लिए। ये सॉफ्टवेयर मेरा एसेट है, ये मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं अपनी वीडियोस अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। ये माइक मुझे हेल्प कर रहा है मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करने में। ये बोर्ड मुझे हेल्प कर रहा है कुछ लिखने के लिए, लिख कर पढ़ाने के लिए। वो बोर्ड मुझे हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली लाने के लिए और बल्ब जलाने के, ताकि मेरे चेहरे पे फोकस आए। वो प्रोजेक्टर मुझे हेल्प कर रहा है डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए कि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए, प्रैक्टिकल लर्निंग हो। तो ये बेंच मुझे ये हेल्प कर रहा है मेरे बिजनेस में कि बच्चे आराम से बैठें। तो ये सभी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हुई? एसेट्स हुई। मेरा जो नॉलेज, मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो डिग्रीज़ हैं, ये सभी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही हैं मेरी टीचिंग स्किल में। तो मेरा जो टीचिंग स्किल है ये भी मेरा एसेट है, क्योंकि ये मेरी क्लासेस चलाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो हर एक वो चीज़, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वो चीज़, दिखने वाली न दिखने वाली, हर एक वो चीज़ एसेट है जो एक बिजनेस को चलाने में, अपना ऑपरेट करने में सहायक हो, हेल्प करे, ठीक है। तो फिलहाल आज की आपकी वीडियो 33 मिनट की बन चुकी है। आपको एसेट समझ में आया कि नहीं? किसमें डाउट है, किसी में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और वीडियोस पूरा देखिए। वीडियो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियोस देखते हुए, तो अपने साथ के स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा समझाने पे फोकस किया, रीड करने पे कम। तो रीड करने का काम आपका है। आप अपना रीड करिए और रीड करने के बाद जो समझे अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में नोट्स बनाइए। नोट से ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। अब मैं रीडिंग वाला काम कम करूँगा, ठीक है, समझाने वाला काम ज़्यादा करूँगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, शेयर दिस वीडियो और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग ऑल वीडियोज़, ठीक है। ओके, बाय।